मान एजुकेशन में आपका स्वागत है। राधिका, तुम्हें क्या लगता है, एक डीएम ज्यादा ताकतवर है या एक गांव का अनपढ़ सरपंच? किताबों में डीएम होगा, लेकिन लोकतंत्र की हकीकत कुछ और है। आज हम जिस भाग 9 को पढ़ने जा रहे हैं, वो संविधान का वो पन्ना है जिसे लिखने के लिए गांधी जी ने सपना देखा था, लेकिन उसे हकीकत बनाने में देश को 43 साल लग गए। आज हम सिर्फ आर्टिकल्स नहीं रटेंगे, हम ये देखेंगे कि कैसे राजीव गांधी का सपना टूटा और कैसे पीवी नरसिम्हा राव ने उसे कानून बनाया। आज हम लोकल नहीं, लोकल गवर्नमेंट की उस गहराई में उतरेंगे जहां से एग्जामिनर ने 2023 में सवाल निकालकर सबको चौंका दिया था। क्या तुम तैयार हो अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोलने के लिए? सर, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, बेयर एक्ट भी देखा है, लेकिन जब सवाल अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधानों के बीच आता है या जब पीसा एक्ट की बारीकियां आती हैं तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मुझे वो डीप नॉलेज चाहिए सर, जो मुझे लाखों की भीड़ से अलग कर दे। मुझे बस पास नहीं होना, मुझे टॉप करना है। तो फिर सीट बेल्ट बांध लो राधिका। आज हम पंचायती राज का पोस्टमार्टम करेंगे। शुरुआत करते हैं इतिहास के उस अंधेरे से जहां से उजाला निकला। राधिका, एग्जामिनर का सबसे पहला जाल होता है कमिटियों का कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी। इसे याद रखने का एक कोड बताता हूं, बैग एलजी। बी यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और त्रिस्तरीय ढांचा बनाओ। यही भारत का मैग्ना कार्टा बना। ए यानी अशोक मेहता समिति 1977 जनता सरकार ने बनाई। इसने कहा 3 नहीं 2 स्तरीय ढांचा बनाओ, यानी जिला परिषद और मंडल पंचायत। और ध्यान से सुनना राधिका, इसी ने सबसे पहले कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में खुले तौर पर भाग लेना चाहिए। ये फैक्ट यूपीपीएससी 2018 में डीप में पूछा गया था। जी यानी GVK राव समिति 1985 योजना आयोग ने बनाई। इसने कहा पंचायती राज बिना जड़ की घास हो गया है। इसने नियमित चुनाव पर जोर दिया। एल यानी LM सिंघवी समिति 1986 राजीव गांधी सरकार, सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने कहा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो और न्याय पंचायत बनाओ। जी यानी गाडगिल समिति 1988, इसी की सिफारिश पर आगे चलकर बिल बना। सर, एक मिनट, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की बात की थी। मैंने तो हमेशा त्रिस्तरीय ही पढ़ा है। तो अगर एग्जाम में आए कि किस समिति ने मंडल पंचायत का सुझाव दिया, तो उत्तर अशोक मेहता होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। बीपीएससी और एमपीपीएससी में ये कई बार पूछा है। अशोक मेहता समिति फेल हो गई थी, लेकिन उसके सुझाव एग्जाम के लिए गोल्ड हैं। अब आते हैं असली खेल पर। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसने संविधान में 16 नए अनुच्छेद आर्टिकल्स 243 से 243O और 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल जोड़ी, जिसमें 29 कार्य सब्जेक्ट्स हैं। राधिका, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो 90% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। संविधान ने राज्यों को कुछ चीजें माननी ही पड़ेंगी, कंपलसरी या मैंडेटरी, और कुछ उनकी मर्जी पर, वॉलंटरी या डिस्क्रिशनरी। यूपीएससी प्रीलिम्स और आरएएस मेंस में यहां से फंसाया गया था। मुझे बताओ, क्या पंचायतों में ओबीसी आरक्षण अनिवार्य है? हाँ सर, आरक्षण तो होता ही है। गलत, बिल्कुल गलत। यही तो ट्रैप है। अनिवार्य प्रावधान यानी कंपल्सरी प्रोविजंस ये हैं: ग्राम सभा का गठन, त्रिस्तरीय ढांचा यानी 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर, तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन, अध्यक्ष पद का चुनाव यानी मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष होगा, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण, 5 साल का कार्यकाल और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। लेकिन स्वैच्छिक प्रावधान यानी वॉलंटरी प्रोविजंस यानी राज्य सरकार की मर्जी। ओबीसी को आरक्षण देना या न देना, आर्टिकल 243D6, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। संविधान ने बाध्य नहीं किया। सांसदों और विधायकों को पंचायतों में वोटिंग का अधिकार देना, वित्तीय अधिकार देना यानी टैक्स लगाने की शक्ति देना, ग्राम सभा की शक्तियां तय करना। समझी? ओबीसी आरक्षण मर्जी है, मजबूरी नहीं। ओह माय गॉड सर, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। मतलब अगर कथन आए कि संविधान ने ओबीसी आरक्षण अनिवार्य किया है तो वो गलत होगा। ये फैक्ट तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया था।
अब हम आर्टिकल्स को रटेंगे नहीं, उनका डीएनए टेस्ट करेंगे। आर्टिकल 243A ग्राम सभा, ये बॉडी है जिसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं। आर्टिकल 243D रिजर्वेशन। राधिका, यहाँ एक और डीप फैक्ट है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है, लेकिन अध्यक्ष के पदों पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। और SC/ST के अध्यक्ष पद का आरक्षण भी जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि रोटेशन यानी चक्रानुक्रम से होता है। आर्टिकल 243E ड्यूरेशन, पंचायत का कार्यकाल 5 साल। अगर 5 साल से पहले भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन अगर बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से कम है तो चुनाव कराना जरूरी नहीं है। नई पंचायत सिर्फ बचे हुए समय यानी रिमाइंडर पीरियड के लिए बनेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं। ये सवाल UPRO-ARO में आया था। सर, आर्टिकल 243F में भी तो कोई पेंच है ना? हाँ, पेंच ये है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है, लेकिन पंचायत का पंच या सरपंच बनने की उम्र 21 साल है। अगर कोई व्यक्ति 21 साल का है तो उसे इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसकी उम्र 25 से कम है। और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 243G पावर्स अथॉरिटीज। इसे G फॉर जीनियस मत समझना, ये G फॉर गवर्नेंस है। इसमें 29 विषय हैं। RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा था कि क्या परिवार कल्याण इसमें शामिल है? जवाब है हाँ। कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, खाद्य उद्योग, ये सब इसमें है। अब देखो पेसा एक्ट 1996 यानी आदिवासियों का हथियार। अब आते हैं उस कानून पर जो UPSC का फेवरेट है, पेसा एक्ट 1996 यानी पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। देखो राधिका, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं यानी 10 राज्यों में आदिवासी इलाके, वहां 73वां संशोधन सीधा लागू नहीं होता, वहां पेसा लगता है। इसे दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था। इसमें सबसे पावरफुल कौन है? सरपंच नहीं, ग्राम सभा। जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श यानी कंसल्टेशन लेना अनिवार्य है। लघु वन उपज का मालिकाना हक ग्राम सभा का है। शराबबंदी लागू करने की शक्ति ग्राम सभा के पास है। ये लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप है। सर, ये तो वाकई बहुत पावरफुल है। मतलब एक कलेक्टर भी आदिवासी जमीन नहीं ले सकता बिना ग्राम सभा से पूछे। ये फैक्ट तो मुझे मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा। अब गांव से निकलो और शहर आओ। भाग 9 क पार्ट 9A आर्टिकल्स 243P से 243ZG। इसमें 3 तरह की नगर पालिकाएं हैं। आर्टिकल 243Q, लेकिन असली खेल कमेटियों में है। वार्ड समितियां, आर्टिकल 243S, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बनाना अनिवार्य है। जिला योजना समिति DPC, आर्टिकल 243ZD, ये सबसे हॉट टॉपिक है। ये समिति पूरे जिले का यानी गांव प्लस शहर का प्लान बनाती है। इसमें 4/5 यानी 80% सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। बाकी 1/5 मनोनीत होते हैं। महानगर योजना समिति MPC, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले मेट्रो एरिया के लिए। इसमें 2/3 यानी 66% सदस्य निर्वाचित सदस्यों में से आते हैं। सर, ये 4/5 और 2/3 वाला आंकड़ा तो किताबों में छुप जाता है, एग्जामिनर यहीं फंसाता है। DPC में 80% निर्वाचित और MPC में 66% निर्वाचित। मैंने नोट कर लिया सर। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? उसमें 18 विषय हैं, जैसे सड़कें, पुल, अर्बन प्लानिंग, फायर सर्विसेज आदि। सर, आर्टिकल्स तो समझ आ गए, 243ZD, 243ZE, लेकिन जब पेसा एक्ट वाले 10 राज्यों की बात आती है या जब मैं नगर निगमों की लोकेशन याद करने की कोशिश करती हूँ तो भारत का नक्शा दिमाग में धुंधला हो जाता है। मुझे याद नहीं रहता कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में पेसा लागू है या नहीं। ज्योग्राफी मेरी पॉलिटी को कमजोर कर रही है सर। अरे राधिका, तुम अभी भी 2D दुनिया में जी रही हो। यही तो दिक्कत है। पॉलिटी को मैप के बिना पढ़ना मतलब बिना आंख के सड़क पार करना। तुमने टेस्ट क्यू ऐप चेक किया या नहीं? देखो, हमने वहां भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का जो सिनेमैटिक कोर्स लॉन्च किया है, वो सिर्फ कोर्स नहीं, एक वर्चुअल टूर है। जब तुम पेसा एक्ट पढ़ोगी तो उस कोर्स में तुम्हें 3D में दिखेगा कि कैसे बस्तर के जंगल और ओडिशा के पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हैं। उसमें हमने सैटेलाइट इमेजरी का यूज किया है। और सुन, ये कोर्स इतना सस्ता है कि तेरी 1 महीने की चाय के खर्च से भी कम है। और सबसे बड़ी बात, 350 से ज्यादा टेस्ट फ्री हैं। मतलब पढ़ो, देखो और फिर टेस्ट देकर खुद को परखो। ज्योग्राफी रटने की चीज नहीं है पगली, उसे टेस्ट क्यू ऐप पर जीने की चीज है। आज ही डाउनलोड कर लेना, वरना पॉलिटी तो याद रहेगी लेकिन मैप पर जाकर फेल हो जाओगी। सर, 350 टेस्ट्स फ्री
और सिनेमैटिक वीडियो, ये तो मुझे आज ही चाहिए। मैं क्लास के बाद सबसे पहले यही डाउनलोड करूंगी। अब छोटा लेकिन मोटा टॉपिक, सहकारी समितियां, पार्ट 9B। इसे 97वें संशोधन 2011 से जोड़ा गया। इसमें आर्टिकल 43B डीपीएसपी भी जोड़ा गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट्स यानी डीप डाइव। बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। बोर्ड में 1 सीट SC/ST और 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अगर बोर्ड को किसी कारण से सुपरसीड या बर्खास्त किया जाता है तो प्रशासक की नियुक्ति 6 महीने से अधिक के लिए नहीं हो सकती। ये सीधे सीधे नंबर वाले सवाल हैं जो SSC CGL और बैंक एग्जाम्स में आते हैं। राधिका, अब वक्त है ये साबित करने का कि तुम एक साधारण स्टूडेंट हो या एक वॉरियर। मैं अलग अलग राज्यों के आयोगों से चुनकर सवाल लाया हूं। अगर तुमने इनके जवाब दे दिए तो समझ लेना तुम्हारी लाल बत्ती पक्की है। पहला सवाल, यूपीएससी 2013। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। निम्न में से क्या इसका प्रावधान नहीं है? ए. जिला योजना समिति, बी. राज्य चुनाव आयोग, सी. राज्य वित्त आयोग। सर, बी और सी तो 73वें में है, 243K और 243I, लेकिन ए, जिला योजना समिति, ये तो 74वें संशोधन आर्टिकल 243ZD में है। तो सही उत्तर ए है, ये प्रावधान 73वें का नहीं है। ब्रिलियंट, बहुत ही बारीक नजर है तुम्हारी। दूसरा सवाल, यूपीपीएससी 2021। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ए. अनुच्छेद 32, बी. अनुच्छेद 40, सी. अनुच्छेद 48, डी. अनुच्छेद 51। सर, ये तो गांधीवादी सिद्धांत है, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। बच्चा सवाल है ये तो। अच्छा, तो अब ये लो बाप सवाल। आरपीएससी RAS 2018। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए. जिला प्रमुख, बी. BDO, सी. ग्राम सभा द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित कोई भी सदस्य, डी. सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। सर, अगर सरपंच नहीं है, उप सरपंच नहीं है, तो कोई सरकारी अधिकारी तो नहीं करेगा। लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है सी, ग्राम सभा अपने में से किसी को चुन लेगी। बिल्कुल सटीक, यही है कॉमन सेंस। आखिरी और सबसे कठिन सवाल, यूपीएससी 2020। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS के तहत निधियों का उपयोग टिकाऊ परिसंपत्तियों के लिए किया जाना चाहिए। ये पंचायती राज से कैसे जुड़ता है? क्या सांसदों की सिफारिशें जिला परिषद मानती है? सर, जिला परिषद के पास ही अंतिम अनुमोदन जाता है और डीपीसी यानी जिला योजना समिति उसे समेकित करती है। MPLADS का पैसा भी जमीनी स्तर पर खर्च होता है, तो उसका इंटीग्रेशन जरूरी है। तुम्हारी समझ अब एक ब्यूरोक्रेट जैसी हो गई है राधिका। तुम तैयार हो? दोस्तों, याद रखना, आर्टिकल 243 सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस गरीब महिला की आवाज है जिसे सदियों से चुप कराया गया था, लेकिन आज वो प्रधानी का चुनाव लड़कर फैसले ले रही है। ये उस आदिवासी की ढाल है जो अपनी जमीन बचा रहा है। संविधान की ये किताब तुम्हारे लिए सिर्फ सिलेबस में ही होनी चाहिए, ये तुम्हारा हथियार है। जब तुम कल कुर्सी पर बैठोगे तो तुम्हारे कलम की एक ताकत किसी गांव की तकदीर बदल देगी। इसीलिए हम इतनी गहराई में पढ़ते हैं। हार मत मानना, क्योंकि तुम उस देश के भविष्य हो जिसे गांधी और अंबेडकर ने अपनी सोच से सींचा है। जाओ, टेस्ट Q ऐप पर अपनी ज्योग्राफी को धार दो और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिख डालो। अगली क्लास में मिलते हैं एक और धमाके के साथ। जय हिंद, जय भारत।